के लिए ही तो जीने में मजा आता है मेरे दोस्त। सच कहूं तो बिना प्यार के जीने का कोई फायदा भी नहीं है। तेरा भी सही है साला। मैं तुझे जब भी बोलता हूँ कि तूने तानिया से प्यार करके बेवकूफ़ी की है, तू मुझे प्यार का लेक्चर देने लगता है। तुझे कभी प्यार नहीं हुआ ना धीरज, इसलिए तुझे मेरा प्यार बेवकूफ़ी ही लगेगा। अरे भाई, मेरी औकात मुझे प्यार करने की इजाज़त नहीं देती। और दूसरी बात ये भी है कि तुम्हारे जैसी मोहब्बत मैं कर भी नहीं सकता। साला तेरी तनख्वाह 20,000 है, जिसमें से आधा से ज़्यादा पैसा तू अपनी गर्लफ्रेंड पे उड़ाता है। भाई सच्चा प्यार कभी पैसे नहीं देखता। भैया आपकी लोकेशन आ गई। अब मैं आप सबसे 50 नहीं 80 रुपए लूंगा। 80 रुपए? पर क्यों? बात तो 50 रुपए की हुई थी। अब क्या मुझे ये बताने की जरूरत पड़ेगी कि बारिश में लोग ऑटो से आने जाने के लिए डबल किराया तक देने को तैयार हो जाते हैं, पर तुम्हें तो 80 रुपए देने में भी तकलीफ हो रही है क्या? साला सुबह सुबह मेरी किस्मत फूटी थी जो तुम दोनों को अपने ऑटो में बैठा लिया। कबीर गुस्से में कुछ बोलने ही वाला था कि तभी अरे ठीक है भैया, ये लो अपने 80 रुपए। धीरज ने तुरंत ऑटो ड्राइवर को 80 रुपए थमा दिए और फिर कबीर के साथ बारिश में भीगते हुए न्यू एज मोटर्स के अंदर चले गए। ये वही जगह है जहां दोनों काम करते हैं। आ गए तुम दोनों? मुझे तो लगा था कि दोनों नवाबजादे आज छुट्टी पे हैं। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि न्यू एज मोटर्स के मालिक सूरज पांडे की थी। अरे चुप क्यों हो दोनों? बोलो, आज इतना लेट क्यों आए? सर वो बाहर बारिश ज़्यादा हो रही थी और टाइम पर हमें ऑटो भी नहीं मिला था, इसलिए हम लेट हो गए सर। तो मैं क्या करूं? हाँ, क्या करूं बोल? साला टाइम पर आने का पैसा मिलता है तुम दोनों को, अपना रोना सुनाने का नहीं। 5 या 10 मिनट लेट होते तो समझ आता, पर सीधा आधा घंटा। इससे अच्छा तो ये था कि ना ही आते। साला तुम जैसे कचरे के डिब्बों को देखना ना पड़ता। हमें माफ कर दीजिए सर। अरे तुम्हें माफ करके मैं अपने नुकसान की भरपाई थोड़ी ना कर पाऊंगा, इसलिए आज की तुम्हारी हाफ डे की तनख्वाह काट ली जाएगी। क्या? आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता मैं? मैं आपके गैराज का हेड मैकेनिक हूं सर। दिन हो या रात, जब भी आप बुलाते हैं मैं और धीरज हमेशा काम पर आ जाते हैं। आप जितना काम करवाते हैं हम बिना शिकायत के करते हैं, लेकिन सिर्फ आधे घंटे के डिले पर तनख्वाह काटना, ये बहुत गलत है सर। अबे 1-2 कौड़ी का नौकर मुझे बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत? अबे नल्ले, अगर तुझे मुझसे तकलीफ है तो छोड़ दे ये नौकरी। बाहर जा, धक्के खा और गली गली नौकरी की भीख मांग। साला तेरे जैसे हेड मैकेनिक मुझे कौड़ियों के भाव मिल जाएंगे। ये सुनकर कबीर गुस्से में कुछ बोलने ही वाला था कि तभी सर आपका फैसला बिल्कुल ठीक है, हम आगे से हमेशा टाइम पर आएंगे। आपको हमारी तरफ से कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ मुझे नहीं, तुम दोनों को होगी अगर अगली बार वक्त पर नहीं आए। अब जाओ और उस जैगवार के इंजन को ठीक करो, और हाँ, जब सब सही हो जाए तो आज ही गाड़ी को तनवीर शेखावत के ऑफिस में डिलीवर कर देना। अपनी बात कहकर सूरज गुस्से से अपने ऑफिस की तरफ चला गया। ठीक उसी वक्त कबीर ने जब अपने आसपास काम कर रहे वर्कर्स को देखा तो उसे उनकी आंखों में अपने लिए सिर्फ बेइज्जती और तंज भरी मुस्कान नजर आई। कबीर, यहाँ लोग दूसरों के दर्द पे हंसते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते, इसलिए उनकी तरफ देखना बंद कर, वरना हर नजर में तुझे अपने लिए सिर्फ अपमान ही नजर आएगा। सच ही कहा है किसी ने कि गरीबी की आवाज इतनी धीमी होती है कि जब तक कोई सुनता है तब तक या तो आवाज मर चुकी होती है या फिर चुप हो जाती है। न जाने मेरे नसीब में भगवान ने क्या लिखा है। धीरज, मैं ऐसे घुट घुट के नहीं जी सकता, मैं नहीं जी सकता। कबीर, ऐसी बातें करने से कुछ भी नहीं होगा। खुद को संभाल और अपने काम पर ध्यान दे। और वैसे भी यार, अगर तू मर गया तो तानिया का क्या होगा? उसे कुछ नहीं होगा, मैं उसके साथ रहूंगा हमेशा। इसके बाद कबीर ने धीरज से कुछ देर तक तानिया की तारीफ की। जब 10 मिनट गुजर गए तो उसके बाद कबीर ने जैगवार को ठीक करना शुरू कर दिया। और फिर आधे घंटे बाद धीरज भाई, गाड़ी तो एकदम सही हो गई है, प्लीज आप जाकर डिलीवर कर दो। अरे नहीं, मैं नहीं जा सकता यार, मुझे अभी बहुत काम है, आज तू चला जा। पर मेरे दूसरे काम। अरे ज्यादा मत सोच, अपना काम करने के बाद तेरे बचे हुए काम भी मैं संभालूंगा। पक्का? हाँ बिल्कुल पक्का।
देखना तान्या, एक दिन ऐसी ही जगुआर मैं भी खरीदूंगा और फिर तुम्हारे हाथ में अपना हाथ थाम कर हम एक लंबी ड्राइव पर निकलेंगे। बस तुम, मैं और हमारी मोहब्बत। आई लव यू तान्या, आई लव यू सो मच। मोबाइल पर तान्या की तस्वीर देखते हुए कबीर तनवीर के ऑफिस की तरफ बढ़ ही रहा था, लेकिन तभी तान्या, ये तो तान्या ही है। और उसके साथ ये लड़का, इसको मैंने कहीं देखा है। कबीर ने देखा कि तान्या एक लड़के के हाथ में अपना हाथ थामे शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट के अंदर जा रही थी। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। कबीर तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और बिना कुछ सोचे सीधा रेस्टोरेंट की तरफ भागने लगा। जैसे ही कबीर रेस्टोरेंट के अंदर घुसा, उसकी नजर सीधा तान्या पर गई, जो अकेली बैठकर मेन्यू देख रही थी। कबीर तुरंत उसके नजदीक चला गया। कबीर, तुम? हाँ तान्या, मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही मेरा सवाल है तान्या, कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वो लड़का कौन है जिसके साथ तुम यहाँ आई हो? Come on, Kabir. I didn't come here to answer your questions. Not now. We'll talk about this later. नहीं, मुझे अभी बात करनी है तुमसे। Fuck you, कबीर! क्या तुम्हें समझ नहीं आता? मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहती। Just go away and don't you dare create a fucking scene here. यहाँ के लोग तुम्हारी औकात से काफी बड़े हैं और मैं तुम्हारे लेवल पर आकर तुमसे यहाँ लड़ नहीं सकती। So just get the fuck out of here. ये तुम क्या कह रही हो तान्या? भूलो मत कि मैं वो कबीर हूँ जिसका प्रपोजल तुमने पूरे कॉलेज के सामने एक्सेप्ट किया था। बेवकूफ थी मैं, बहुत बड़ी बेवकूफ। तुम्हारी बातों में आके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी कबीर। अगर मुझे उस वक्त पता होता कि तुम जैसा कॉलेज का टॉपर लाइफ में सबसे बड़ा लूजर निकलेगा तो मैं तुम्हारे पास आती भी ना। तान्या की इन बातों को सुनकर कबीर के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। क्या हुआ कबीर? सच सुन के अच्छा नहीं लगा? लगेगा भी कैसे? तुम जैसे निकम्मे और बेगैरत आदमी के लिए इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। तुम्हें तो शर्म भी नहीं आती ये सोचने में कि तुम कॉलेज में लाखों करोड़ों की बात करते थे, लेकिन आज 20,000 की नौकरी के लिए सबके सामने हाथ जोड़ते हो। प्लीज ऐसा मत बोलो तान्या, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज। यही तो करते आए हो तुम, सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट। कभी किसी से जॉब पाने की रिक्वेस्ट, तो कभी किसी से उधार पर पैसे लेने की रिक्वेस्ट। कबीर, तुम्हारी जिंदगी उस कचरे की तरह है जिसको कोई भी अपनी सहूलियत के हिसाब से कहीं भी फेंक सकता है। You are a powerless person. तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है कबीर। तुम एक हारे हुए इंसान हो कबीर, और मुझे हारे हुए लोगों की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ वही इंसान पसंद है जो मेरी जरूरतों को पूरा कर सके। मुझ पर भरोसा करो तान्या, मैं तुम्हारे सभी सपनों को पूरा करूंगा। ख्याली पुलाव बनाना बंद करो कबीर। 20,000 कमाने वाले की औकात क्या होती है ये मुझे किसी को समझाने की जरूरत नहीं। मैं प्यार व्यार के झांसे में जिंदगी बर्बाद नहीं करती। मुझे पैसे चाहिए, कंफर्ट चाहिए, स्टेटस चाहिए, और सच्चाई सिर्फ यही है कि इन सब की उम्मीद भी मैं तुमसे नहीं करती। मैं उस इंसान के साथ जीना चाहती हूँ जिसके पास बैंक बैलेंस हो, BMW हो और दुनिया के सामने इज्जत हो। तुमसे तो सिर्फ बेइज्जती मिलती है कबीर। तान्या, मैं सब सही कर दूंगा। तुम्हें जैसी जिंदगी चाहिए मैं तुम्हें वो जिंदगी दूंगा। प्लीज मुझे मत छोड़ो। What the fuck? इस फटीचर आदमी को अंदर किसने आने दिया? ठीक उसी वक्त कबीर के पीछे वही आदमी आकर खड़ा हो गया जो तान्या के साथ रेस्टोरेंट के अंदर आया था। कबीर जैसे पीछे मुड़ा, समर, तुम? कबीर के सामने कोई और नहीं बल्कि उसका कॉलेज का क्लासमेट समर प्रताप खड़ा था। क्या हुआ कबीर? मुझे देखकर हैरान क्यों हो गए? How can you do this to me, समर? शांत रहो कबीर। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं जिनके पास यहाँ आने की हैसियत होती है, और तुम्हारी हैसियत तो यहाँ एक गिलास पानी पीने लायक भी नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ एक वक्त का खाने का बिल तुम्हारी पूरी महीने की तनख्वाह से भी महंगा पड़ता है। समर,
तुझे मालूम था ना कि तान्या मेरी जिंदगी है, उसके बावजूद भी तूने तान्या के करीब जाने का सोचा। क्यों समर, क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तेरी औकात भी नहीं है कि तू मेरा कुछ बिगाड़ सके कबीर। वन मोर थिंग कबीर, समर से प्यार का इजहार मैंने किया था, समझे? आई वॉन्टेड हिम फॉर माई होल लाइफ। जानते हो क्यों? क्योंकि वो तुमसे हर मायने में बेहतर है। वो मुझे हर वो चीज दे सकता है जो तुम सोच भी नहीं सकते। ही इज रिच, ही इज पावरफुल एंड यस, ही इज स्मार्ट। उसे पता है कि एक लड़की को सिर्फ प्यार नहीं बल्कि डायमंड रिंग भी चाहिए, वीकेंड्स पर लग्जरियस रेस्टोरेंट्स में डिनर भी चाहिए और हर हफ्ते ब्रांडेड कपड़े भी एंड व्हाट नॉट। और तुम, क्या तुम 20,000 की नौकरी में मुझे ये सब दे पाओगे? 20,000 की नौकरी में ये मेरे ड्राइवर का खर्चा तक नहीं उठा सकता तान्या। तुम्हारे खर्चे उठाने की बात तो काफी दूर है। सही कहा तुमने समर। तभी वहां की सिक्योरिटी भी आ गई और कबीर को पकड़ते हुए जबरदस्ती रेस्टोरेंट के बाहर ले जाने लगे। तान्या प्लीज, प्लीज तान्या, ऐसा मत करो मेरे साथ। आई लव यू तान्या। उसी समय समर प्रताप ने तान्या का हाथ थामा और कबीर के बिल्कुल करीब आकर एक ऐसी बात कही जिसने कबीर को अंदर से तोड़ कर रख दिया। कबीर, तुमने कॉलेज के एग्जाम में जरूर टॉप किया, लेकिन असल जिंदगी के एग्जाम में तुम फेल हो गए। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं था। और आज की दुनिया की सच्चाई यही है कि जिसके पास पैसा नहीं होता वो सबसे बड़ा लूजर कहलाता है। इसे तुरंत यहाँ से निकालो, अब मुझे दोबारा इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। सिक्योरिटी गार्ड्स कबीर को बेरहमी से पकड़कर रेस्टोरेंट के बाहर ले जाने लगे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कबीर की तड़पती आवाज किसी ने नहीं सुनी। उल्टा वहां मौजूद कुछ लोगों ने अपने फोन्स निकाले और उसकी वीडियो बनाने लगे। कुछ ही सेकंड्स के अंदर गार्ड्स ने उसे जबरदस्ती धक्का देकर रेस्टोरेंट के बाहर धकेल दिया। क्यों, क्यों, क्यों किया तुमने मेरे साथ ये सब? क्यों? तभी कबीर ने देखा कि उसे धीरज का फोन आया है। उसने जैसे ही फोन उठाया, ये तूने क्या कर दिया कबीर? तू तनवीर शेखावत की गाड़ी को नो पार्किंग जोन में छोड़ के कहाँ चला गया था? तुझे पता भी है कि तेरी इस हरकत की वजह से सूरज पांडे ने हमें नौकरी से निकाल दिया है। वहीं दूसरी तरफ तनवीर शेखावत ने भी पुलिस में तेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी है। अब बोल हम क्या करेंगे कबीर? कबीर की जिंदगी में आगे क्या होगा? कबीर के साथ पुलिस क्या करेगी? क्या करेगा तनवीर शेखावत कबीर के खिलाफ? क्या कबीर तान्या और समर से अपनी बेइज्जती का बदला ले पाएगा? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए क्रिप्टो किंग, ओनली ऑन 8। प्लीज और मत मारो कबीर को, प्लीज उसे छोड़ दो। कोई चुप कराओ इसे। कितनी बार बोला साहब इसको कि जब दोस्त की पिटाई हो रही हो तो अपने मुंह से शहनाई मत बजा, लेकिन साला है कि समझता ही नहीं। बोलो तो एक बार इसके पिछवाड़े में भी डंडा डालकर हिलाऊं, क्या पता उसके बाद चुप हो जाए। अरे छोड़ ना, गरीबी का डंडा तो वैसे भी इसके पिछवाड़े में घुस चुका है, और कितना डालेगा बेचारे में। वैसे भी तनवीर साहब ने इसको नहीं बल्कि इसके आशिक दोस्त को बजाने के लिए कहा है। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। देख भाई, ऐसा तड़पा तड़पा के मारने में मुझे भी कोई मजा नहीं आ रहा है, लेकिन क्या करूं, पैसे आए तो मुझे भी झुकना पड़ रहा है। अगर तनवीर साहब तुझे जेल में लाके तेरी ठुकाई करने के लिए 5 लाख न देते तो मैं तुझे क्यों मारता? साला पैसा बीच में आ गया तो अब तुझे मारना पड़ रहा है। अगर तेरे पास 5 लाख से ज्यादा हैं तो बोल भाई, मैं अभी मारना बंद कर देता हूं। बोल, है क्या तेरे पास 5 लाख? कबीर कुछ भी ना बोल पाया। गरीबी ने उसके मुंह को सिल दिया था। ठीक उसी वक्त पूरे पुलिस स्टेशन में एक बुलंद आवाज गूंज उठी। बस करो पुलिस ऑफिसर्स, दोनों के लिए इतना काफी है। तनवीर साहब, आप? पुलिस स्टेशन में मौजूद सभी लोगों की निगाहें 30 साल के तनवीर शेखावत पर टिक चुकी थी।
उसकी शर्ट से उसके 6 पैक एब्स उभर कर नजर आ रहे थे। ग्रे कोट और पैंट में वो काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहा था। तनवीर शेखावत जेल के अंदर आकर खड़ा हो गया। सर, जो भी काम था आप मुझे बोल देते, मैं आ जाता। आपको आने की क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत थी इंस्पेक्टर। पर क्यों? मुझसे सवाल करने की तुम्हें इजाजत किसने दी इंस्पेक्टर? सॉरी सर। इंस्पेक्टर, अब प्लीज इस आशिक के दोस्त को बाहर ले जाओ। और हाँ, ये तुम्हारे हाथ में जो डंडा है, इसे प्लीज यहीं छोड़कर जाना। नहीं नहीं साहब, प्लीज कबीर को छोड़ दो, वो सांस भी नहीं ले पा रहा, मर जाएगा वो। ए, चुप रह। नहीं, प्लीज प्लीज छोड़ दो। जी जी जी, चल निकल बाहर। जैसे धीरज जेल से बाहर गया, तनवीर शेखावत ने कबीर को डंडे से मारना शुरू कर दिया। मुझे माफ कर। ये दर्द तुझे जीवन भर याद रहेगा। डंडा फेंकते ही तनवीर नीचे बैठा और कबीर को जहां जहां चोट लगी थी उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा। पहले सुनता था कि अमीर की मार जब गरीब को पड़ती है तो शरीर कांप उठता है। आज देख भी रहा हूं। मुझे माफ कर दो। तू मुझसे माफी मत मांग, क्योंकि सच कहूं तो मैं तेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट भी ना करता, लेकिन समर प्रताप ने मुझे ये करने पर मजबूर कर दिया। समर? हाँ, समर प्रताप। वो मेरा काफी अच्छा दोस्त है और उसी के कहने पर मैंने तुझे पुलिस ऑफिसर्स से पिटवाया। सिर्फ इतना ही नहीं, तेरे और तेरे दोस्त के खिलाफ मैंने और समर ने ऐसे चार्जेस लगवाए हैं कि अब पूरी जिंदगी तुम दोनों एक नौकरी के लिए तरस जाओगे, क्योंकि अब तुम्हें कोई भी नौकरी नहीं देगा। अपनी बात कहते ही तनवीर जेल से बाहर निकला और सीधा धीरज की तरफ देखते ही उसने पैसों का एक बंडल सीधा उसके मुंह पर दे मारा। तेरी औकात से ज्यादा पैसे दे रहा हूं तुझे, रख ले इसे और जा अपने आशिक दोस्त का किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवा। एक और बात, जब ये आशिक की हालत थोड़ी ठीक हो जाए तो उसे उसकी असली औकात क्या है वो जरूर बता देना। इंस्पेक्टर, छोड़ दो इन्हें तड़पने के लिए। यस सर। अपनी बात कहते ही तनवीर पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। उसके जाने के कुछ देर बाद कबीर और धीरज को रिहा कर दिया गया। बड़ी मुश्किलों से धीरज ने अकेले कबीर के बेजान शरीर को उठाया और ऑटो में बैठाकर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा। तुम कितनी खूबसूरत हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा तानिया, और मैं तुम्हारा। लव मी समर। हेलो। तुम्हारा काम हो गया है। इसके बाद तनवीर ने समर को पुलिस स्टेशन के अंदर हुई हर एक बात बताई, और जो कि फोन स्पीकर पर था तो तानिया भी सब कुछ जान पा रही थी। परफेक्ट, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर। थैंक यू तनवीर। नो नीड टू से थैंक यू समर। तुमने मेरी बहुत मदद की है और उसके आगे ये तो कुछ नहीं है। लिसन, मुझे एक कॉल आ रही है, मैं बाद में बात करता हूँ। बाय। तुम्हें कबीर और उसके दोस्त को जेल में ही रखना चाहिए था। कम से कम वहां उन्हें मुफ्त की रोटी तो मिलती। जो जिंदा रहकर भी कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए यह दुनिया ही जेल बन जाती है। और वैसे भी जेल में रखकर मैं कबीर का घमंड नहीं तोड़ पाता।
घमंड? मैं कुछ समझी नहीं। जेल के अंदर कबीर को एहसास होता कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब जब वो नौकरी के लिए धक्के खाएगा और भूख जब उसे अपनी जान लेने पर मजबूर करेगी, तब मैं देखूंगा उस हीरो का घमंड चूर चूर होते हुए, जो कॉलेज में गरीबों को रोटी खिलाने की बात करता था, मगर आज खुद रोटी का मोहताज बन गया है। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। ये कहते ही तान्या ने तुरंत समर को गले लगाया और फिर दोनों बेड पर लेट गए। वहीं दूसरी तरफ कबीर एक ऐसे आईसीयू वार्ड में लेटा हुआ है जहां पहले से ही 40 से ज्यादा पेशेंट्स हैं। डॉक्टर साहब, आपने मेरे दोस्त को देखा? ठीक हो जाएगा ना वो? कौन है भाई तुम्हारा दोस्त, और बेड कौन सा है उसका? धीरज ने तुरंत कबीर के बेड की तरफ इशारा किया। वो साहब, वो अच्छा, वो उसे तो काफी चोट आई है। पहली बात, दोनों टांगों और हाथ में काफी ज्यादा चोट लगी है। कुछ छोटे फ्रैक्चर्स हैं, लेकिन टेंशन की बात नहीं है। आज रात तक वो बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। 2 दिन बाद मैं उसको डिस्चार्ज कर दूंगा। घर पे उसका इलाज सही से करना तुम। हाँ, घर? आप इतनी जल्दी डिस्चार्ज क्यों करोगे? भाई, हॉस्पिटल का दामाद तो नहीं है ये आदमी कि इसकी सेवा करेंगे। भूल मत, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। यहाँ पर तुम्हारे दोस्त को बेड मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है। शुक्र मनाओ, जमीन पर उसका इलाज शुरू नहीं हुआ। सर प्लीज, ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज। मेरे पीछे मत पड़। जब एक बार बोल दिया तुझे समझ नहीं आता क्या? अरे इतनी अपने दोस्त की परवाह है तो चला जा किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। यहाँ क्यों लेकर आया है? धीरज आगे कुछ भी न बोल पाया। ठीक उसी वक्त डॉक्टर भी वहां से चला गया। सबसे अपनी नजरें छुपाते हुए धीरज कबीर के पास आकर बैठ गया। मुझे माफ कर दे कबीर। मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे माफ कर दे। कबीर कोई जवाब नहीं दे पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। सिर्फ धीरज की आवाज ही नहीं, कबीर के दिमाग में तान्या और समर की हंसी भी गूंज रही थी। तान्या जो उसे और ज्यादा बेचैन कर रही थी। तान्या का नाम जैसे कबीर की जुबान पर चिपक गया हो। तान्या। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। दिन से रात हुई, रात से दोबारा दिन, लेकिन कबीर के मुंह से तान्या का नाम नहीं हट पा रहा था। तान्या। 2 दिन बाद कबीर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। आ गया भाई तुम्हारी लोकेशन। भैया, थोड़ा मेरी मदद करोगे? हाँ, कर देता हूँ भाई। ऑटो ड्राइवर की मदद से धीरज ने कबीर को ऑटो से निकाला और फिर उसे घर ले गया। कबीर, अभी बेड पर रेस्ट कर। मैं तेरी सभी मेडिसिन लेकर आता हूँ। दवाइयां खरीदकर धीरज जब वापस आया तो उसके होश उड़ गए। कबीर कहाँ गया? कहाँ है तू भाई? घर के अंदर कबीर नहीं था। धीरज ने तुरंत चारों तरफ देखना शुरू कर दिया और फिर उसे किचन की खिड़की से कबीर कहीं जाते हुए नजर आया। कहाँ जा रहा है ये? कबीर रुको! इससे पहले कि धीरज आगे कुछ बोलता, उसने देखा कि कबीर एक बहुत ही बड़े बिलबोर्ड के आगे खड़ा हो गया। उस बिलबोर्ड पर देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन की फोटो बनी हुई थी और साथ में लिखा था, लग्जरी, पावर, सक्सेस ऑलवेज। धीरज कबीर के पास जाकर खड़ा हो गया। तू ऐसी हालत में यहाँ क्यों आया है? चल यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे अपनी हालत देख, क्यों अपनी सेहत को और मुसीबत में डाल रहा है? मान मेरी बात, चल यहाँ से। मैंने बोला ना, नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से। क्यों? ऐसा क्या है यहाँ? यही वो जगह है जहां से मैंने तान्या के साथ अपनी जिंदगी के सपने देखे थे। हर रात इस बिलबोर्ड को देखकर मैं खुद से एक वादा करता था कि एक दिन मेरी भी तस्वीर यहाँ होगी और उस दिन मैं तान्या को यहीं लाकर शादी के लिए प्रपोज करूंगा। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। खुद को संभाल भाई। हाँ,
मैं ठीक हूँ। अरे एक तो ये मौसम है, साला कभी भी बारिश शुरू हो जाती है। चल कबीर घर चलते हैं, मुझे लगता है कि तूफान आने वाला है। सच में अब बहुत लोगों की जिंदगी में तूफान आने वाला है। मैं कुछ समझा नहीं। तान्या के साथ जिसने भी मुझे बेइज्जत किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। जो सपना मैंने देखा था उसे मैं जरूर पूरा करूंगा। मैं सिर्फ इस देश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का क्रिप्टो किंग बनूंगा। I will be the crypto king of the world. Eight. तान्या, 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 तान्या। कबीर की जैसे ही आंखें खुली उसने देखा कि उसके बगल में धीरज खड़ा है। खुद को संभाल मेरे भाई, तान्या तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है और इस सच को जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेगा उतना ही तेरे लिए ठीक रहेगा। तान्या वो मेरे करीब थी। मैं उसके हाथ में अपने हाथ को थमाने ही वाला था कि तभी मेरा सपना टूट गया। ऐसे रोकर तुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसलिए ज्यादा मत सोच और अपने दिमाग को शांत रख, नहीं तो जितना सोचेगा उतनी ज्यादा तकलीफ मिलेगी। कबीर शांत था। धीरज के चेहरे को देखकर साफ मालूम होता था कि वो कबीर के कुछ बोलने का इंतजार कर रहा है। अचानक धीरज की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। क्या कर रहे हो कबीर? मुझे मेरी डायरी चाहिए। वो मेरे सूटकेस के अंदर पड़ी हुई है। डायरी? तुझे इस वक्त डायरी क्यों चाहिए? तू मुझे बिना सवाल किए मेरी डायरी लाकर देगा या फिर मैं खुद लेने जाऊं? तू मत जा, मैं लेकर आता हूं। थैंक यू धीरज। धीरज ने जैसे ही कबीर को डायरी पकड़ाई, कबीर उसे खोलकर नंबर्स काउंट करने लगा। 4, 5, 1। तुम क्या काउंट कर रहे हो कबीर? करेंसी। करेंसी? मैं कुछ समझा नहीं। अरे क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी? तेरे दिमाग में क्या चल रहा है कबीर? तूने आज सुबह भी बिलबोर्ड के आगे खड़े होकर कहा था कि तू क्रिप्टो किंग बनेगा। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि तू चाहता क्या है। मुझे अब हर एक वो चीज चाहिए जिसका मैं हकदार हूं, और उसके लिए मैं आज अपनी किस्मत दांव पर लगाने जा रहा हूं, जैसे मैंने 5 साल पहले किया था। क्या किया था तूने 5 साल पहले? साल था 2021। एक कंपनी में मेरी जॉब लगने वाली थी, लेकिन ज्वाइनिंग से सिर्फ 10 दिन पहले उन्होंने मुझे घोस्ट करना शुरू कर दिया। ना वो मेरे कॉल्स का जवाब देते थे, ना मेल्स का। और फिर एक दिन एचआर हेड ने कॉल करके कह दिया कि कंपनी में कुछ डायनेमिक चेंजेस हुए हैं, इसलिए मुझे जॉब ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। जिस वक्त एचआर का कॉल आया था उस वक्त मैं चाय की टपरी पर बैठा था। ए, रोता क्यों है रे? मैं ठीक हूँ। हाँ तो क्या गर्लफ्रेंड भाग गई क्या? नहीं, वो मुझे नहीं छोड़ सकती। हाँ तो किसी की मैयत में आया है क्या कि रो रहा था? मेरी जॉब चली गई।
एक तो यार ये कोविड के बाद जितने बच्चे पैदा नहीं हुए उससे ज्यादा तो बेरोजगार पैदा हो गए। जब भी चाय पीने आता हूँ एक बेरोजगार मिल ही जाता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते अंकल। मेरे पास नौकरी है तो है, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ। पैसा और नौकरी का कितना नशा चढ़ा है आपको, वो साफ दिखाई दे रहा है। ये सुनने के बाद कबीर आगे कुछ भी ना बोल पाया। वो अपनी जगह पर अपने गुस्से को चाय की हर चुस्की के साथ खत्म कर रहा था। तभी आज मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताने वाला हूँ। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए? ये तो पहली बार था जब मैंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना था। जब तक YouTube वीडियो चलती रही मैंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सब जाना, जो कि मैं अपने टूटे हुए फोन को ज्यादा देर इस्तेमाल नहीं करता था। इसलिए मैं एक कंप्यूटर सेंटर गया और वहां क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने लगा। आपका सीट नंबर है 30। थैंक यू। कबीर ने तुरंत कंप्यूटर ऑन किया और क्रिप्टो के बारे में जानने लगा। क्रिप्टो करेंसी क्या है? अगर सिंपल भाषा में कहूं तो ये क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है जिसे हम ऑनलाइन रख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी का फायदा है कि आप जो भी पैसे का लेन देन करोगे वो सब छुपा हुआ होगा और सिक्योर भी। और क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड होती है तो इस पर किसी बैंक, किसी सरकार या किसी थर्ड पार्टी का कंट्रोल नहीं रहता है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने के बाद मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में जाना। तभी मुझे ये मालूम हुआ कि अगर 10 साल पहले मैंने सिर्फ एक बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया होता तो शायद आज मैं लखपति होता। मैंने क्रिप्टो से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, लीगल भी और इलीगल भी। फिर एक दिन मैंने ट्रॉन नाम के क्रिप्टो करेंसी पर 4000 इन्वेस्ट कर दिए। कबीर की बताई बातों को सुनकर धीरज एकदम सन्न खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। क्या हुआ धीरज, तुम किस सोच में पड़ गए? कबीर, जितना मैं जानता हूँ कि जैसी हालत तुम्हारी थी तुम इतनी जल्दी 4000 रुपए का इंतजाम नहीं कर सकते। तो मैं यही सोच रहा था कि अचानक से तुम्हें 4000 रुपए कहाँ से मिले? मैंने 4000 रुपए का इंतजाम अपना मोबाइल फोन बेचकर किया था। मोबाइल फोन? मेरे लिए अपना फोन नहीं, पैसा मायने रखता था। फिर क्या तुम्हें उस 4000 से प्रॉफिट हुआ? हाँ, मुझे वापस 10,000 रुपए मिले। फिर छोटी छोटी रकम क्रिप्टो में लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। 5 हो या 10,000, जितनी भी कमाता था उसका कुछ हिस्सा क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर देता था। इसका एक फायदा ये भी था कि अगर तान्या मुझसे पैसे मांगती और मेरे पास कैश ना होता तो मैं उसकी थोड़ी मदद वहां से भी कर देता था। तुझे अब तान्या को भूल जाना चाहिए कबीर। उसकी वजह से तूने बहुत कुछ खोया है। अब सब कुछ पाऊंगा। मुझे मेरी हर खोई हुई चीज वापस मिलेगी। कैसे वापस पाएगा कबीर, कैसे? क्या दोबारा अपना फोन बेचेगा? बता क्या करेगा तू? अब तो हमें नौकरी भी नहीं मिल सकती। कहां से लाएगा पैसे? बोल, कैसे करेगा तू अपने सभी सपने पूरे? किस्मत की एक खास बात होती है धीरज, ये कभी अमीर और गरीब नहीं देखती, और किस्मत सिर्फ उसी की मदद करती है जो अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाए। और आज मैं एक ऐसी चीज दांव पर लगाने जा रहा हूं जो मुझे मेरी मम्मी ने मेरे 10th पास होने के बाद दी थी, और वो है मेरी घड़ी। तुम्हारी वॉच? हाँ, मेरी वॉच। मैंने सबको झूठ बोला था कि यह रोलेक्स की कॉपी है, लेकिन नहीं,
ये मेरी मॉम की दी हुई आखिरी निशानी है और इसकी कीमत 7 लाख रुपए है। मम्मी पापा के एक्सीडेंट में गुजर जाने के बाद मुझे अनगिनत तकलीफें मिली। मेरे रिश्तेदारों ने मेरा सब हक मार लिया, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपनी घड़ी नहीं बेची, लेकिन अब बेचूंगा। कबीर, ये सब सही नहीं है, ये मत करो, मत बेचो अपनी घड़ी को। मैंने फैसला बना लिया है धीरज। ये सुनकर धीरज समझ चुका था कि अब कबीर को समझाने का कोई फायदा नहीं है। तभी अचानक धीरज, जरा देखना कि इतनी रात को मुझे किसने कॉल किया है। हाँ, अभी देखता हूँ। धीरज ने जैसे ही फोन की स्क्रीन पर देखा, उसके होश उड़ गए। कबीर, तुम्हें तान्या ने कॉल किया है। तान्या? वो मुझे क्यों कॉल कर रही है? रुके क्यों हो धीरज? जल्दी फोन उठाओ। धीरज ने फोन उठा के ही स्पीकर पर रख दिया। हेलो कबीर। हेलो, तान्या, कैसे हो कबीर? ठीक तो हो ना? पुलिस ने तुम्हें ज्यादा तो नहीं मारा? खैर, ये सब छोड़ो। तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मैंने तुम्हें क्यों कॉल किया है? क्यों? मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है, कुछ ही देर में तुम्हें वो मिल जाएगा। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा मेरा गिफ्ट। इतनी रात को कौन आया है? Eight. अरे जब पैसे ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। फिर तू मुझसे रहम की उम्मीद कैसे कर सकता है? तू तो मेरे लिए सिर्फ किराएदार है। देखिए, आपको हम पहले ही इस महीने का रेंट दे चुके हैं। अब अचानक से आप हमसे अगले 2 महीने का रेंट मांग रहे हो। बताओ, हम कहाँ से ला कर दें? ऐसा मत करो, इतनी रात को कहाँ जाएंगे हम? अरे कितनी बार बोलूं तुझे, मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। अगर 2 महीने का रेंट दे सकता है तो बता, नहीं तो बाहर निकल मेरे घर से। और तू ध्यान से सुन मेरी बात, अगर आधे घंटे के अंदर तुम दोनों ने घर खाली नहीं किया तो बाहर खड़े मेरे आदमी अंदर आएंगे और तुम्हें थक्के मार कर बाहर निकालेंगे। अब तुम दोनों डिसाइड कर लो, यहाँ से चुपचाप निकलोगे या धक्के खाकर। अपनी बात कहते ही घर का मकान मालिक गुस्से में बाहर चला गया। अब हम क्या करें? कहाँ से लाए रेंट? ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि तान्या की थी। कैसा लगा मेरा गिफ्ट कबीर? Have a great night ahead. तू चुप क्यों है? कुछ तो बोल। अरे ऐसी हालत में हम कहाँ जाएंगे? बाहर देख कितनी तेज बारिश हो रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तेरे पास अभी कितने पैसे हैं? क्या पैसे? हाँ, कितने पैसे हैं तेरे पास? रुक, अभी बताता हूँ। धीरज तुरंत अपनी शर्ट की जेब चेक करने लगा। यार, सिर्फ 1200 रुपए हैं और बैंक में सिर्फ 70 रुपए पड़े हैं। कोई बात नहीं, चल अपना और मेरा सामान पैक कर, हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं। पर हम जाएंगे कहाँ? धीरज, ज्यादा सवाल मत कर, सिर्फ चल मेरे साथ। इसके बाद धीरज ने बिना कोई सवाल किए अपना और कबीर का सामान पैक किया और घर से बाहर निकल गया। रिक्शा, कहाँ जाना है? भैया रेलवे स्टेशन चलना है। वहाँ तक जाने के लिए 200 रुपया लगेगा। हाँ ठीक है, चलेगा। 200 रुपए बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं भाई, मेरे पास 300 रुपए पड़े हैं, मैं दे दूंगा। इसके बाद कबीर और धीरज ऑटो रिक्शा में बैठे और रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़े। वैसे हम रेलवे स्टेशन क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमें वहां पर कमरों के साथ साथ खाना भी सस्ता मिल जाएगा। और हाँ, वहां मैं एक आदमी को भी जानता हूँ
जो एक छोटी सी ज्वेलरी शॉप में इलीगली इंपोर्टेड और लग्जूरियस आइटम्स को खरीदता और बेचता है, मैं उसे ही अपनी घड़ी बेचूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि उसके पास तुम्हारी घड़ी को खरीदने के लिए उतने पैसे होंगे? इस दुनिया की एक खासियत है भाई, यहाँ आमतौर पर पैसे उसी के पास होते हैं जो गलत काम करते हैं। आ गया रेलवे स्टेशन। ये लो भैया 200 रुपए। कबीर और धीरज ऑटो रिक्शा से बाहर निकले और फिर सस्ते होटल्स ढूंढने लगे। ये होटल वाला 500 रुपए में कमरा देने को मान गया है। मैं एक दिन के लिए करवा लेता हूँ। नहीं, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए बुक करवाओ। क्या 2 दिन के लिए? पर क्यों? भाई तुझे समझ में आ रहा है ना कि अगर हमने 2 दिन के लिए होटल बुक किया तो हमारे पास सिर्फ 200 रुपए बचेंगे। हम 200 रुपए में कैसे अपना गुजारा करेंगे? जो कल होगा उसकी फिक्र करके तुम अभी अपने दिमाग को मत खराब करो। मुझे काफी अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और वैसे भी कल जब मैं अपनी घड़ी बेचूंगा तो उसमें से कुछ पैसे अपने पर्सनल यूज के लिए भी निकाल लूंगा। इसलिए अब जाओ और 2 दिनों के लिए कमरा ले लो। ठीक है। धीरज ने 2 दिन के लिए कमरा बुक करवा लिया। वही तू बेड पर सो जा, मैं जमीन पर सो जाऊंगा। नहीं, तुझे जमीन पर सोने की जरूरत नहीं है, तू भी बेड पर ही सोएगा। अरे मैं ठीक। बस और कुछ नहीं सुनना मुझे, मेरी परवाह मत करो, मैं ठीक हूँ। वैसे भी इतनी सारी दवाइयाँ दी हैं डॉक्टर ने, मैं ठीक हो ही जाऊंगा। रात के 3 बज चुके थे। कबीर और धीरज लेट चुके थे, तभी अचानक अरे नहीं, ये लाइट को भी अभी जाना था। रिसेप्शन पर फोन लगाकर पूछता हूँ कि कब तक आएगी लाइट। यार मेरा फोन कहाँ है? इतने अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सो जा, इस वक्त रिसेप्शन से कोई भी नहीं आने वाला। अरे यार अब क्या करूं? अपनी नींद आने का इंतजार करो और क्या। वक्त अपनी रफ्तार में चलता रहा। कुछ देर बाद कबीर को एहसास हुआ कि धीरज सो चुका है। कबीर ने भी सोने की कोशिश की लेकिन वो सो नहीं पाया। फिर जब सुबह के 10 बजे हेलो। सुबह के 10 बज चुके हैं, अब तो उठ जा। कबीर तू कहाँ है? तभी धीरज ने देखा कि वो कमरे में अकेला है। तू कहाँ है? मैं ज्वेलरी शॉप पहुंचने ही वाला हूँ। अच्छा सुन, मुझे प्लीज मत कॉल करना, मैं तुझे खुद कॉल करूंगा। हैं? पर न जाने किस रास्ते पर चल पड़ा है कबीर। हे ऊपर वाले, प्लीज उसकी रक्षा करना। कबीर अपनी घड़ी लेकर ज्वेलरी शॉप पहुंच गया। घड़ी तो अच्छी है, लेकिन मैं तुम्हें इसके सिर्फ 2 लाख रुपए दे पाऊंगा। सिर्फ 2 लाख? ये तो बहुत कम है। अरे भाई, तुझे सारी पेमेंट ऑनलाइन चाहिए, इसीलिए 2 लाख से ज्यादा नहीं मिल पाएगा। अब लेना है तो बोल, नहीं तो कोई बात नहीं भाई। कबीर के पास हाँ कहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अपने आंसुओं को पोंछते हुए कबीर ने हाँ बोल दिया। क्या हुआ भाई, एक घड़ी के लिए इतना उदास क्यों हो रहा है? तेरी आत्मा बसी थी क्या इसमें? कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया, वो शांत रहा। आधे घंटे बाद जब उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए तो वो सीधा होटल की तरफ निकल गया। कहाँ है तू कबीर? कब आएगा होटल? बाहर कौन है? धीरज धीरे से उठा और कमरे के दरवाजे की तरफ जाने लगा। कौन है बाहर? मैं हूँ कबीर। तो कितने में बिकी तेरी गाड़ी? सिर्फ 2 लाख रुपए मिले। क्या? पर उसकी कीमत तो 7 लाख रुपए थी। जब समय सही नहीं चलता तो इंसान की कीमत गिर जाती है, तो ये घड़ी क्या चीज है। खैर छोड़ो, तेरे लिए कुछ है मेरे पास, इधर आ। मेरे लिए क्या लाया है तू? धीरज जैसे ही कबीर के नजदीक पहुंचा, उसे कबीर ने तुरंत एक पैसों से भरा पॉलिथीन पकड़ा दिया। ये पैसे तू मुझे क्यों दे रहा है? इसमें 50,000 रुपए हैं धीरज, इसे लो
और अपने गांव चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी वजह से कोई परेशानी हो। ये तो क्या बोल रहा है भाई? मेरा गांव में कोई भी इंतजार नहीं कर रहा है। तेरी तरह मैं भी अकेला हूं भाई। मैं 50,000 अपने गांव ले जाकर क्या करूंगा? मेरी बात समझ। आज मैंने अपने 1.5 लाख ट्रॉन और सोलाना नाम की क्रिप्टो में लगा दिए हैं। अब मेरे बैंक में सिर्फ 250 रुपए बाकी है। इसलिए मुझे नहीं मालूम कि कल से मेरी जिंदगी कैसी होगी, लेकिन मुझे ये जरूर मालूम है कि इस वक्त तुम्हें 50,000 की जरूरत है धीरज। इसलिए प्लीज इसे रख और हमेशा हमेशा के लिए गांव चले जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। साले तेरे साथ इतने गम सह लिए हैं कि अब अकेले कुछ नहीं सह पाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए 50,000। जब दोस्त बनाया है तुझे तो बीच रास्ते में छोड़ूंगा भी नहीं। कबीर शांत खड़ा रहा। साले मैं तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा, समझा? समझा। अच्छा सुन, इतने पैसे देखकर मुझे थोड़ा लालच आ रहा है, तो चल अब मुझे उस 50,000 में से 500 रुपए निकाल कर दे। मेरे को बिरयानी खाने का मन कर रहा है। ठीक है। ओके। इसके बाद धीरज तुरंत बिरयानी खाने के लिए निकल गया। 1 से 2 घंटे बीत गए, लेकिन धीरज वापस नहीं आया। अब तक तो आ जाना चाहिए था धीरज को। आखिर कहाँ रह गया ये? अरे नहीं, अपना फोन तो यहीं भूल गया है धीरज। अब क्या करूं? अचानक धीरज के फोन पर फिर से कॉल आई, लेकिन इस बार ये एक अननोन नंबर था। हेलो, कौन बोल रहा है? सुन कबीर, मैं धीरज बोल रहा हूँ। मैंने तुझे फोन इसलिए किया है कि तू ज्यादा मेरी परवाह मत करना। मैं कुछ देर में होटल पहुंच जाऊंगा। धीरज की आवाज सुनकर कबीर को लगा जैसे धीरज ने दारू पी रखी हो। तूने आज फिर से दारू पी है? आज तो रुक जाता भाई। अरे सॉरी भाई। अच्छा सुन ना, मैं तुझे शाम को मिलूंगा। अभी यहाँ मजे करने दे भाई। हमेशा तुझे दारू रोक लेती है धीरज, हमेशा। कबीर ने फिर फोन साइड पर रखा और अपनी डायरी को ध्यान से पढ़ने लगा। वो इतनी गहराई से सब पढ़ रहा था कि उसे पता ही नहीं चला कि शाम के 7 बज चुके हैं। लगता है धीरज आ गया। कबीर ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसे शराब की तेज बदबू आई। तूने कितनी दारू पी है? मुझे किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देना है, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे सुकून की नींद सोनी है। कबीर को मालूम था कि इस वक्त कुछ कहना बेकार है, इसलिए उसने चुपचाप धीरज को बेड पर लेटने में मदद की। और जैसे ही वो जाने लगा, धीरज ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुन मेरे भाई, मैं तुझसे एक सवाल करना चाहता हूँ, और वो ये कि अगर तुम अपनी बाजी हार गए, तुम्हारे क्रिप्टो की वजह से तुम्हें लॉस हो गया, तो फिर क्या होगा? क्या करोगे तुम? नौकरी कैसे मिलेगी? मुझे काफी डर लग रहा है। इससे पहले कबीर कोई जवाब देता, उसने देखा कि धीरज सो गया है। कबीर ने तुरंत कमरे की लाइट्स बंद की और साइड में जाकर लेट गया। वो सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धीरज की बोली हुई बात उसे सोने नहीं दे रही थी। गुड नाइट मम्मी। रात को तकरीबन 2 बजे कबीर ने जब अपनी पेन किलर खाई, तो अचानक उसे नींद का एहसास हुआ। इसलिए उसने तुरंत अपनी माँ की फोटो को किस किया और फिर सो गया। कबीर अपने फोन को म्यूट पर रख यार, नींद खराब हो रही है। पता नहीं कौन तुझे इतनी रात को मैसेज भेज रहा है। 1 मिनट। नींद में डूबे कबीर ने खुद को संभाला और जैसे ही फोन उठाकर उसे म्यूट करने ही वाला था कि तभी नहीं, ये कैसे हो सकता है? कैसे? अरे क्या हुआ? वो मेरे हाँ आगे बोल भाई। मेरे क्रिप्टो वॉलेट में अभी 10 मिलियन आए हैं।